हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम शादी एक अनोखा बंधन कहानी का 25वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। नव्या अंदर बढ़ रही थी। ज़्यादा अंधेरा नहीं था, पर देख के पता लग रहा था बहुत पुराना था। नव्या अभी आगे आई ही थी कि एक आवाज़ आई, वेलकम। नव्या ये आवाज़ सुनते ही नव्या की आंखों में गुस्सा और हाथ की मुट्ठी कस गई। नव्या ने एक थप्पड़ दीनानाथ को जड़ दिया और गुस्से में बोली, अपनी गंदी जबान से मेरी माँ का भी तूने नाम लिया ना, तो तेरी जान ले लूँगी। उसके थप्पड़ से दीनानाथ ने गुस्से से भर के देखा और उसका मुंह पकड़ लिया। नव्या की आवाज़ सुन विवान की आंखें खुलने लगी। धीरे धीरे उसने अपने हाथ खोलने लगे। नव्या की चीख निकल गई। ये ही था तेरी माँ में बहुत अकड़ थी साली। मैं खुद को पता नहीं कि साली अपने आप को पता नहीं क्या समझती थी। मुझे दीनानाथ को इनकार कर तेरे उस बाप से शादी की थी। मैं तो उसे सच्चा प्यार करता था, पर नहीं, उसे कहाँ देखा। वो उसे तो तेरे बाप के संग फूटी सी दुनिया में रहना था ना। मेरे से ये बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए तेरी माँ के मजे लिए। नव्या की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। उसने अपना पैर लिया और सीधे दीनानाथ को मारा, जिससे वो थोड़ा पीछे हो गया। अगर मेरी माँ के बारे में तेरे मुंह से एक शब्द और निकला तो कसम से यहीं गाड़ दूंगी तुझे। और क्या लगता है तुझे कि मेरे अपनों को इस हाल में करके तूने मुझे कमज़ोर कर दिया है? क्यों? यही लगा था ना तुम्हें? पर तुम भूल गए कि एक परिवार अगर कमज़ोरी है तो वही सबसे बड़ी हिम्मत। इंसानों के लिए सब कर जाता है, हर डर से लड़ जाता है। और तुमने तो मेरे पूरे परिवार मेरे सामने लाकर लाकर दे जानते हो इस हालत में देकर कितना दर्द तकलीफ मुझे हो रही है। उससे कहीं ज़्यादा इस बात की खुशी है कि वह परिवार मेरे साथ खड़ा। एक बात ख़त्म। मैं वादा करती हूँ कि अपने परिवार को होने तो मैं कुछ नहीं दूंगी, क्योंकि आज से अंत होगा तो तुम्हारा। क्या लगा तुम्हें? तुम मुझे लाए हो तो ज़रा अपने आसपास इस जगह पर आदमी तुम्हारे हैं, लोग तुम्हारे हैं, जगह तुम्हारी है, पर मौत वो मैं तुझे दूंगी। नव्या की बात बुरी तरह से हंसने लगा और चेयर पर बैठकर बोला, कमाल की बात है, तुम तो बिल्कुल सैरनी निकली, बिल्कुल भी नहीं बदली। इतना सब होने के बाद भी तुम्हें लगता है तुम लोगों को जाने दूंगा। जब उस वक्त तुम मुझे नहीं रोक पाए तो अब कैसे रोकोगी? वैसे बातें बहुत हो गई, अब कुछ गेम हो जाए। नव्या उसे देखने लगी। तभी एक आदमी आया और सौभाग्य को उठाने लगा। नव्या एकदम से चौंक गई। छोड़ो उसे, अगर उसे कुछ भी किया ना तो मैं तेरी जान ले लूंगी। अरे इतना परेशान मत हो बहुरानी, हम बाबा हैं इसके। अपनी पोती के साथ नहीं खेलेंगे तो किसके साथ खेलेंगे? आप भी ना कमाल करती हैं। बाबा तो अपनी पोती से बहुत प्यार करते हैं। अब पहली बार मिल रहे हैं तो तोहफा तो बनता है ना। लाओ लाओ, इनका तोहफा लाओ। दीनानाथ ने सौभाग्य को गोदी में लेते हुए कहा। अंकुश को भी होश आने लगा था। उसने जैसे ही सौभाग्य को दोनों दीनानाथ के संग देखा, वो जोर से बोला, अगर उसे एक खरोच भी आए तो तेरा वो हर्ष करूंगा कि तेरी आत्मा तक कांप उठेगी। अंकुश ने गुस्से में बोला कि तभी उसकी नज़र नव्या पर गई। उसे देखते ही उसकी आंखों में नमी उतर आई। मैंने उन्हें देखा। दीनानाथ बोल उठा। अरे चाचा उठ गए, क्या बात है? नव्या तुम आई तो सबको होश आ गया। अब सच नहीं बताओगी भाई को? अंकुश को भी तो जानने का हक है ना कि उसकी बीवी कैसी है, कहाँ है, और उसका बेटा वह ठीक तो है ना? तुमने बताया नहीं, गलत बात। चलो मैं बताता हूँ बेटा। दीनानाथ की बात सुन अंकुश हैरानी से कभी नव्या को देखता तो कभी दीनानाथ को। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ कहाँ रहा है। नेहा निकुश शब्द यही तो है ना? और आखिर है कौन ऐसा? क्यों कह रहा है? एक बार उसने जो नेहा के साथ किया था, उससे सोच कर ही वो परेशान हो उठा। एक बार फिर वो उससे नहीं खो सकता था। उसने जैसे ही कुछ कहना चाहा, दीनानाथ बोल उठा, अब बातें खत्म तो बच्ची को इंतजार नहीं कराते। देखो कितना रो रही है। उसने अपने एक आदमी को सौभाग्य को दिया। नव्या ने लेना चाहा, पर उसने अपने हाथ रोक दिए। शायद वह जानती थी कि इस वक्त
उसे कमज़ोर नहीं पड़ना है। मैं तैयार हूँ। नव्या की बात सुन अंकुश हैरानी से उसे देखने लगा। नव्या पागल मत बनो, ये जो करने को कह रहा है तुम जानती भी हो। नहीं, तुम ऐसा नहीं, कुछ नहीं करोगी, तुम हार नहीं मान सकती। नव्या 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 विवान को देखो तुम, उसकी कसम तुम कुछ नहीं करोगी। नव्या अंकुश उसे समझाने की पूरी कोशिश कर रहा था। दीनानाथ ने इशारे से उस आदमी को रोकने को कहा और नव्या की तरफ कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोला, माँ होना यही तो सबसे अच्छी बात है तुम में कि अपनी बच्ची को बहुत अच्छा फैसला है। अब तुम सब साथ मरोगे, पर उससे पहले तुम जो मांगना चाहती हो मांग सकती हो। आखिर उसके बाद तुम्हारी जिंदगी को मौत से बदतर बना दूंगा। दीनानाथ गुस्से में बोला। विवान को अभी तक होश नहीं आया था। नव्या ने उन सबको देखा और बोली, ठीक है, तुम्हें मुझे मारना है ना, मेरे विवान को मारना है ना, तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे और विवान को कुछ वक्त अकेले बिताने दो और भाई और सौभाग्य को छोड़ दो। उन्होंने कुछ नहीं किया है, और अगर तुम उन दोनों को नहीं छोड़ते तो आज नहीं तो कल एक डीएसपी को किडनैप करने के जुर्म में तुमको पकड़ा जाएगा। अगर 48 घंटे के अंदर अंदर तुमने भाई और सौभाग्य को नहीं मिले तो तुम्हें डिपार्टमेंट अपने डीएसपी को ढूंढने के लिए हर हद पार कर देगी। उसके बाद तुम क्या करोगे ये तुम सोचो, क्योंकि मीडिया तक इस बात को कवर कर रही है। और अगर तुम्हें लग रहा है तो अपने आदमियों को फ़ोन करो और सब जान लो। वो तुम ही बोलते हो ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो अगर तुम्हें मैं चाहिए तो भाई और सौभाग्य को जाने दो। नव्या ने अपनी बात कही। ऐसा कुछ नहीं होगा नव्या, मैं तुम्हें और विवान को छोड़ नहीं जाऊंगा। अंकुश ने गुस्से में कहा। क्या बात है, तुम तो सही में बिजनेस वाली निकली यार। क्या डील है? चलो मान ली तुम्हारी ये डील। सौभाग्य और अंकुश को कुछ नहीं होगा, पर उसके बदले में तू मुझे चाहिए। कल के बाद आज तू बिता ले अपना वक्त अपने लोगों के साथ, उसके बाद तू कहाँ होगी ये लोग कोई नहीं जान पाएगा। तूने मेरे विवान से, मेरे परिवार से मुझे दूर किया ना, अब तू इसका चेहरा तक नहीं देख पाएगी। ले जाओ इसे, विवान के साथ बंद कर दो और अंकुश और इसकी बेटी को छोड़ आओ। पर याद रहे, इन्हें दवाई की डोजेस इतनी हो कि ये कल के बाद ही कुछ बोल पाए। वो लोग नव्या और विवान को लेकर जाने लगे। अंकुश बोलना चाह रहा था, पर उसे फिर से बेहोशी कर दिया गया। नव्या ने नम आंखों से सौभाग्य और अंकुश को देखा और फिर उन लोगों के साथ अंदर चली गई। उधर रागिनी और अतुल दोनों ही कार में थे। रागिनी के चेहरे पर आई परेशानी देख अतुल ने उसकी तरफ पानी बढ़ा दिया और कहा, सब सही होगा मैम। नहीं अतुल, अगर आज हम विवान और नव्या को नहीं बचा पाए तो हम खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे। जो हमने किया है उन लोगों के साथ, हम आज तक खुद से उसके लिए हम आज तक खुद से नज़र नहीं मिला पाते। एक मौका मिला है हमें खुद के पाप धोने का और हम ये नहीं गवा सकते। जानते हो अतुल, एक समय हम भी ऐसे ही थे। हमने किसी का नहीं सोचा और विवान से उसका सब कुछ छीन लिया, और आज हम भी वही हैं ना। ना परिवार है ना कोई। अगर हम विवान नव्या को नहीं बचा पाए तो हम खुद मर। वो आगे बोलती कि अतुल ने उसके मुंह पे उंगली रख दी। रागिनी उसे देखने लगी तो अतुल ने अपनी उंगली हटाई और बोला, आपने जो किया सो किया, पर अब आपने उसका प्रायश्चित भी किया है, जो इन सालों में मैंने ही नहीं सबने देखा है। और रही विवान और नव्या की बात, तो मैम प्यार से बड़ी ताकत कोई नहीं होती। मुझे पूरा यकीन है कि नव्या और विवान जी का प्यार ही उन्हें सही सलामत लाएगा। अतुल की बात सुन रागिनी थोड़ी शांत हुई तो अतुल मुस्कुरा दिया। वैसे तुम क्यों आए थे यहाँ? मुझे आपकी फिक्र हो रही थी इसलिए, अतुल ने कहा तो रागिनी उसे हैरानी से देखने लगी। अतुल को जब समझ आया वो क्या कह गया तो उसने कहा, आप मेरी मैम हैं और अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरी सैलरी का क्या होता, इसलिए मैंने सोचा कि आपको देख लूं और आ गया। पर वहाँ आकर तो आपका न्यू ही कॉन्सेप्ट मिला, मतलब आपको सच में वो ही मिला था फ्लर्ट के लिए मैम। अतुल ने लगभग चिढ़ते हुए कहा। असल में इन 2 सालों में अतुल रागिनी से प्यार कर बैठा था, पर उसने कभी भी अपनी जुबान पर यह जिक्र नहीं आने दिया था। और कहीं ना कहीं रागिनी भी अतुल के लिए महसूस करती थी, पर अपने किए पास्ट में गलती की वजह से और रमेश के धोखे से उस धोखे ने उसे पत्थर बना दिया था। प्यार की जगह ही नहीं रही थी उसकी ज़िंदगी में। इतनी कम उम्र में उसने जिससे प्यार की सज़ा पाई थी, अब वो दिल किसी पर रहना भी नहीं चाहती थी। रागिनी कुछ बोलती कि तभी अतुल का फ़ोन बज उठा। उसने फ़ोन लिया और जैसे ही सुना उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। उसे इस तरह देख रागिनी बोली, क्या हुआ अतुल? अतुल ने फ़ोन रखा और रागिनी को देखने लगा। नव्या और विवान एक कमरे में थे। विवान होश में आने लगा। उसकी चोट देख नव्या की आंखें भर आई थी। विवान
विवान को गहरी चोट आई थी। नव्या धीरे से उसके पास गई और उसका चेहरा धीरे से छुआ। विवान की बेहोशी में ही हल्की सी चीख निकल गई। नव्या तुरंत अपना हाथ हटा लिया। इस वक्त उसे बस विवान को होश में लाना था। दवाइयों का असर बहुत ज़्यादा था। उसके हाथों पर भी राशियों के निशान बन गए थे। नव्या ने अपनी मुट्ठियां बंद की। उसने इधर उधर देखा और फिर कुछ ढूंढने लगी। शायद उसे होश में लाने के लिए ऐसा कर रही थी, पर उस कमरे में कुछ भी नहीं था जिससे नव्या विवान को होश में ला सके। नव्या वहीं उसके पास बैठ गई और उसका चेहरा हाथों में लेकर वो उससे बेहोशी की हालत में बोलने लगी। विवान, उठिए ना, देखिए आपकी नव्या आपके सामने। उठिए विवान, एक बार मेरे लिए उठिए। आपने कहा था ना कि मैं हार नहीं मानूंगी, आप हमेशा मेरे साथ होंगे, पर आपने झूठ कहा। आपने मुझसे झूठ कहा विवान। आप अकेले आ गए। एक बार भी नहीं सोचा आपने कि आपके बिना मेरा सौभाग्य का, यह घर का क्या होगा। नहीं सोचा ना। आप हमेशा ऐसे ही करते हो। पहले भी आपने यही किया था और अब इस बार भी। मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ, बहुत 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 नाराज़। इस बार आप कितना भी मनाओ, मैं नहीं मानने वाली, चाहे सौभाग्य भी क्यों ना हो। देखना, मैं आपसे बात नहीं करूँगी, चली जाऊँगी आपको छोड़कर। उठ जाओ विवान, एक बार उठ जाओ। आपके लिए मिशन इम्पॉर्टेंट है ना, तो आपको अपने सीनियर की बात माननी होगी। आपको उठना होगा। हम किसी भी मिशन में जब तक जान है तब तक उम्मीद नहीं छोड़ते। हमें उसे ख़त्म करना ही होगा और यह आपके सीनियर का ऑर्डर है। विवान उठिए, विवान उठिए ना। आप इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। आपको मेरे लिए, इस देश के लिए, अपनी बेटी के लिए, हर एक इंसान के लिए जो इस वक्त एक ऐसे खतरे में है जिसका उसे अंदाज़ा तक नहीं है। विवान, थक गई आपकी नव्या, अब आपको ही उठना है। आ गई वहाँ तक अब आपको ही लड़ना है। उठिए। देखिए, अगर आप नहीं उठे ना तो मैं किसी और से शादी कर लूँगी। फिर आप ना अपनी वकालत मेरे सामने मत करना, बता रही हूँ, नव्या ने रोते हुए कहा और विवान को सीने से लगा लिया। वह बुरी तरह से रोई जा रही थी और कहे जा रही थी, विवान उठिए ना, एक बार उठ जाइए, मैं आपको नहीं डांटूंगी, प्रॉमिस। उठिए ना एक बार। फिर वह सीने से लगाकर रो पड़ी कि तभी धीरे से एक आवाज़ उसके कान में पड़ी। उसने जैसे चौंक गई, सुना, एकदम से बोली, विवान जी। हाँ। विवान को होश आ चुका था। नव्या के चेहरे पर एक खुशी झलक उठी। उसने विवान को देखा और बोली, विवान, आपको होश आ गया, आप ठीक तो है ना। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। विवान ने धीरे से अपनी आंखें खोली और नव्या को देख वह हल्का सा मुस्कुरा उठा। उसने कुछ कहना चाहा, पर उसकी आवाज़ बहुत धीरे थी। शायद दवाई और चोटों की वजह से। नव्या ने अपना चेहरा उसके पास किया और उसकी सुनने लगी। कम से कम झूठ तो सही से बोलती आप। और वह मुस्कुरा दिया। नव्या ने जब सुना तो वह विवान को देख मुस्कुरा दी। आंखों में आंसू थे। आखिर इतने वक्त बाद वह मिले थे। किसी ने सोचा नहीं था कि वह इतना लंबा इंतजार करेंगे। अगर आज विवान को कुछ हो जाता, उसकी तो दुनिया ही खत्म हो जाती। नव्या ने हर एक लड़ाई लड़ी, दीपक, कुसुम या रोनी, हर किसी से हो लड़ाई, और विवान ने उसका साथ दिया। सब कुछ तो खो चुकी थी वो, और अगर आज विवान को खो देती तो उसका तो कहीं अस्तित्व ही नहीं था। नव्या के मन में इस ख्याल से ही डर बन गया था। सही कहा है किसी ने कि इंसान हर किसी से लड़ सकता है, पर जब किसी अपने से लड़ना पड़ता है, अपनों के लिए, अपनों से ही, उससे बड़ा दर्द इस ज़िंदगी में कुछ नहीं होता। और आज नव्या ना सिर्फ दीनानाथ से लड़ी थी या लड़ना था, कहीं ना कहीं उसे एक बार फिर किसी अपने से लड़ना था। विवान नव्या को देख रहा था। वो धीरे से उठा और नव्या को देखने लगा। उसने अपने हाथ खोले तो नव्या रोते हुए उसके सीने से आ लगी। विवान उसे कसकर गले लगा लिया। दोनों इस पर से बाहर नहीं आना चाहते थे, ना कि आंखों में आंसू भर आए थे। विवान ने कहा, मुझे माफ़ कर दो नव्या, मैं जानता हूँ आपने क्या नहीं रहा है। मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहता था। इस बारे में आपसे कुछ नहीं कहा, पर मुझे नहीं पता था कि एक बार फिर मेरा अपना ही आपको तकलीफ़ देना चाहता है। जितना भी सोचता हूँ उतना गिर जाता हूँ। आई एम सॉरी। आपको मेरी वजह मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब मैं नहीं था। उसकी आंखों में आंसू गिरने लगे। नव्या ने जब देखा तो वो उससे अलग हुई। विवान उसे देखने लगा तो नव्या बोली, आपकी गलती नहीं है, लेकिन मैं आपसे नाराज़ हूँ। आपने मुझे नहीं बताया। अगर आपको कुछ हो जाता तो आपकी नव्या तो उसी दिन मर जाती। आप एक बार कहकर तो देखते। आखिर क्यों नहीं कहा। लेकिन अब हम हैं ना, तो
अब हर लड़ाई लड़ेंगे। जिसने भी आपको और मेरे परिवार को तकलीफ देने की कोशिश की है उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी है, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। नव्या की आंखों में इस वक्त बेहद गुस्सा था। उसने विवान को बिठाया और कहा, विवान, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। अंकुश भाई और सौभाग्य को किसी तरह यहाँ से निकलवा दिया है, लेकिन मैं तो जानती हूँ कि दीनानाथ ने ज़रूर कुछ ऐसा किया होगा जिससे भाई यहाँ के बारे में किसी को ना कह पाए, इसलिए आपको यहाँ से जाना होगा। आपको सबको बताना होगा, क्योंकि आपका जाना बहुत ज़रूरी है। नव्या की बात सुनते ही विवान एकदम से बोल पड़ा, नहीं नव्या, मैं आपको अकेला छोड़ नहीं जा सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। विवान ने नव्या का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा। नव्या की आंखें नम हो चली। जानती हूँ कि विवान को भेजना इतना आसान नहीं है, लेकिन उसका जाना बहुत ज़रूरी था। उसने विवान से कहा, हम समझते हैं विवान, पर हमें यह करना ही होगा। विवान परेशान उठा। उसने कुछ कहना चाहा कि नव्या ने कहा, आपको हमारी कसम, आपको आपके सीनियर्स के ऑर्डर मानने होंगे। इस वक्त हम आपकी पत्नी नहीं है और ना ही आप हमारे पति। इस वक्त अगर हम हैं तो बस इस देश के सेवक। आप ही कहते हैं ना, देश से बड़ा कुछ नहीं, और आप इस देश को अब इस देश को आपकी ज़रूरत है। नहीं तो जाने और कितने दीनानाथ होंगे जो कितने लोगों को और मौत के घाट उतार देंगे। हमें हमारे साथियों को यहाँ से निकालना है, हमें करना ही होगा। नव्या ने कहा, ठीक है नव्या, मैं अपने सीनियर का कोई भी ऑर्डर के खिलाफ नहीं जाऊंगा, पर मैं अपनी पत्नी से कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे मेरी पत्नी भी सही सलामत चाहिए। अगर उसे कुछ भी हुआ तो याद रखना कि पति इस वक्त अपनी जान। वह आगे बोलती कि नव्या ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख लिया। आंखों में नमी उतर चुकी थी। आखिर कैसा पल था, वो दोनों ही एक दूसरे के लिए लड़े थे। विवान ने उसे एक बार फिर अपने सीने से लगा लिया। वह दोनों इस पल में ही रहना चाहते थे। कुछ देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद नव्या विवान अलग हुए कि तभी दरवाजा खुला। नव्या चौंक गई। दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आया। उसे देख विवान गुस्से से उसे मारने दौड़ा कि तभी उस आदमी की आवाज़ सुन विवान उसे हैरान रह गया। एक पल को वह नव्या को देखता तो कभी उस आदमी को। उसने नव्या को देखते हुए कहा, नव्या ये। नव्या हल्का सा मुस्कुरा उठी। वह आदमी भी उन दोनों को देख मुस्कुरा दिया। उधर कुछ आदमी सौभाग्य और अंकुश को लेकर बाहर आ चुके थे। एक आदमी दूसरे अपने साथी से बोला, यार यह कितना भारी है, मेरे तो बहुत दर्द होगा। मन तो कर रहा है कैसे मार दूं, पर सर का ऑर्डर है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कितना खाता है, मुझे लगता ही नहीं कि डीएसपी है। पता नहीं कैसे। उसने घूरते हुए बेहोश अंकुश को देखते हुए कहा, बकवास मत करो और जल्दी जल्दी काम करो। मैं नहीं चाहता कोई भी हमें यहाँ देख ले। अगर कुछ भी गलत नहीं है तो सर हमें जान से मार देंगे। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, हमें इसे लेकर जाना होगा जिससे किसी भी की भी नज़र इस पर ना पड़े, क्योंकि यहाँ से डीएसपी को हर कोई जानता है। अगर किसी ने भी हमें देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। जाओ तुम लोग गाड़ी लेकर आओ, तब तक मैं रुकता हूँ। और शंभू तू भी यहीं रुको, उसने अपने एक साथी को लगभग डांटते हुए कहा। उसकी बात सुनते ही बाकी उसके साथी गाड़ी लेने चले गए। क्योंकि वह जगह जंगल में थी, तो वह लोग अंकुश और सौभाग्य को बेहोशी की हालत में सड़क तक ले आए थे। अभी कुछ ही देर हुई थी कि तभी पीछे से किसी के आने की आहट हुई। उस आदमी ने पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वह वापस सामने देखने लगा कि तभी फिर से किसी के होने की आहट हुई। इस बार उसने फिर से देखा, पर कोई भी नहीं था। वह आदमी एक तो पहले से ही अंकुश और सौभाग्य के लिए हुए तो जिसकी वजह से बस झुंझलाहट से भर गया। उसने गुस्से में देखते हुए कहा, कौन है, जो भी है सामने आ जाए। शंभू के साथ ही खड़ा था, वो उसे इस तरह बात करते हुए देख वह थोड़ा हैरान हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। अभी थोड़ी देरी हुई थी कि किसी ने अंकुश को पकड़े हुए आदमी के पास जोर से एक पत्थर मारा, जिससे शंभू और वह आदमी दोनों चौंक गए। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही कि वो किसी ने उसके कंधे के पास हाथ रखा। वो जैसे ही पलटे, किसी ने कहा, बहुत थक गए हो ना, नाउ यू कैन रेस्ट। जब तक वह समझ पाते तब तक उनको तारे देख चुके थे। नाइस, अच्छा मारा, रागिनी ने अतुल को देखते हुए कहा। जिसे सुन अतुल ने अपने बाल के हाथ फेरा और कहा, अब मैं हूँ इतना स्मार्ट, क्या कह सकते हैं। बस बस बहुत हो गया, चलो अब इन्हें ले चलें, वरना वह लोग आ गए तो दिक्कत हो जाएगी। रागिनी ने सौभाग्य को अपनी गोद में लिया। उसको गोदी में लेते रागिनी की आंखें नम हो गई। आखिर कहीं ना कहीं रिश्ता तो था उसका, और एक मासूम से बच्चे इस हालत में देखना उसके लिए आसान नहीं था। अतुल ने जल्दी से अंकुश को संभाला और वो चारों गाड़ी लेकर निकल गए। हमें जल्दी से जल्दी इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। अतुल, मिस्टर मेहरा को फ़ोन करो और उन्हें बोलो कि जल्दी से अपनी टीम तैयार करे। मुझे किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही
नहीं चाहिए, सौभाग्य और अंकुश दोनों ही सही सलामत चाहिए। रागिनी ने पीछे सीट पर लेटे हुए अंकुश को देखकर कहा। अंकुश ने हाँ में सिर हिलाया और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। वहीं उस शख्स को वहां देखकर विवान जहाँ हैरान था, नव्या और वह शख्स मुस्कुरा रहे थे। उस शख्स ने अपने अपने मुंह से कपड़ा हटाया और विवान को गले से लगाते हुए नम हो गया। तू कहाँ चला गया था? तुझे पता है कितना परेशान थे हम सब तेरे लिए, अगर तुझे कुछ हो जाता तो? पागल, उसने लगभग उसे डांटते हुए कहा। नव्या उन दोनों को देख हल्का सा मुस्कुरा दी। राघव, तुम यहाँ कैसे? और यह सब विवान उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। बहुत लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। परसोत्तम यहाँ से निकलना होगा। दीनानाथ कभी भी आता होगा, इससे पहले कि वह यहाँ आए हमें निकलना चाहिए, राघव ने विवान से कहा। राघव, आप सबसे पहले विवान को मेडिसिन दे दीजिएगा, जिससे जो भी इन पर असर हुआ है उसका वो थोड़ा कम हो जाए। नव्या ने विवान की हालत को देखते हुए कहा। उसे होश तो आया था, लेकिन मेडिसिन की वजह से उसे कोई दिक्कत ना हो इसलिए, क्योंकि जो चीज़ है उसे दी जा रही थी वह कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइजन्स था जो धीरे धीरे इंसान की बॉडी को मारता है। नव्या की बात सुन राघव ने हाँ में सिर हिलाया और राघव और विवान को पकड़ते हुए बोला, चले 2 मिनट, विवान ने कहा। राघव समझ चुका था, मुस्कुराया वो और कहा, मैं बाहर जल्दी आना। यह कहकर चला गया। विवान नव्या को देखने लगा। उसने आगे बढ़कर उससे गले लगा लिया। उसने कहा, मेरी बीवी का आपको ध्यान रखना है, उसे सही सलामत आपको लाना है। उसका पति की बेटी सब पूरा परिवार उसका इंतजार कर रहा है। मैं वादा करता हूँ मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा ना? नव्या दोनों की आंखें नम हो चली। आखिर यही तो एक जिंदगी होती है। उनके सपनों से पहले देश के लिए खड़े होना, पुलिस हो या आर्मी में, डॉक्टर, उनका फर्ज उनके लिए सबसे ऊपर था। और आज विवान नव्या ने भी किसी दोराहे पर खड़े थे जहां ना जिंदगी का पता था ना मौत। विवान ने नव्या के माथे पर अपने होंठ रख दिए। नव्या की आंखें खुद ब खुद बंद करके चली गई। कुछ देर बाद दोनों अलग हुए। विवान ने एक नज़र उससे देखा, फिर वहां से चला गया। नव्या उसे जाती हुई देखती रही। उसने कहा, भाई आई एम सॉरी विवान, मैं आपको पूरी बात नहीं बता सकती, वरना आप मुझे यहाँ रहने नहीं देते, और यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। आपका इस वक्त वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है। आपकी पत्नी ज़रूर लौटेगी। नव्या को अब क्या करना था वो अच्छे से जानती थी। राघव और विवान जैसे तैसे करके वहाँ से बाहर आए। तभी एक आदमी आया। उसे आता देख राघव ने जल्दी से विवान को पीछे होने को कहा। विवान ने इधर उधर देखा और एक जगह जाकर छुप गया। तू कहाँ जा रहा है? और यह तो कपड़ा क्यों बांध रखा है? राघव को उस आदमी ने देखते हुए कहा। बेटा बताता हूँ तुझे, तूने मेरे दोस्त को इतना परेशान किया, अब तू देख मैं क्या करता हूँ। उससे ऐसे देखते हैं, राघव ने अपने मन ही मन खुद से कहा। क्या है, चुप क्यों है, बोलता क्यों नहीं, क्या कर रहा है, और उस कमरे में क्यों गया था? उसने उधर इशारा करते हुए कहा। देखने गया था कि वह दोनों कुछ कर तो नहीं रहे जिससे सर हमें डांटे। अब उन्होंने तो कह दिया इन्हें बंद कर दो, पर तुम जानते नहीं होती लड़की को, वह ना कुछ भी कर सकती है। जो यहाँ तक आ गई अकेली अपने पति के पीछे पीछे, तो वह उसके संग मिलकर ना जाने क्या क्या कर देगी, और फिर कुछ हो गया तो समझो सर हमारा कल्याण कर देंगे। मैंने बहुत सुना है उस लड़की के बारे में, पता है बहुत शातिर है, घर में घुसकर किसी को मारा था, और अभी तो उसके पति की बात है तो वह क्या क्या करेगी हम सोच नहीं सकते, इसलिए बस देखने गया। और यह कपड़ा, मुझे बुखार है और जुकाम दोनों, और तुम तो जानते हो कि आजकल कितना यह सब चल रहा है, तो कहीं तुम लोगों को ना लग जाए। मैंने कपड़ा बांध रखा है, अब अगर तुम्हें लगता है कि यह मैं बांधा हूँ तो मैं खोल देता हूँ, फिर मुझे मत कहना कि मैंने कुछ किया, राघव ने आदमी से कहा। और कपड़ा जैसे ही खोलने लगा तभी वह आदमी जोर से बोला, नहीं नहीं रहने दो, सही किया तुमने, जाओ देख लो क्या कर रहे थे वह। यह कहकर वहां से राघव ने जब देखा कि वो जा चुका है तो उसने विवान को इशारा किया और बाहर आने को कहा। तू कब से कहानी बनाने लगा, क्या बात है? लगता है रोजी का असर होने लगा तेरे पर विवान ने राघव को छेड़ते हुए कहा। क्या करूं, पूरे दिन ही सुनता हूं तो थोड़ी आदत तो हो गई है, चलो यहाँ से, इससे पहले कि कोई आ जाए, राघव ने कहा और वहां से निकल गए। दोनों बाहर आए तो कुछ आदमी गुस्सा करो तो विवान ने उन्हें देखते हुए राघव की ओर
देखा तो वह मुस्कुरा दिया। राघव आगे बढ़ने लगा। विवान ने कहा, राघव। उसने मुड़कर देखा तो विवान बोला, हम यहीं से कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रुकेंगे। राघव हैरानी से विवान की ओर देखने लगा। हाँ राघव, हम यहाँ से चले जाएंगे, विवान ने कहा। पर विवान, तुझे वहां पहुंचना जरूरी है। गाड़ी निकालो। राघव, हम जाएंगे जरूर, पर कहाँ यह मैं बताऊंगा, विवान ने राघव से कहा। राघव उसे देखने लगा। रात हो चुकी थी, अभी कुछ देर हुई थी। रात के अंधेरे में वह जगह और भी भयानक हो गई थी। तभी एक आदमी आया और कहा, सर, आपने जैसा कहा था वैसा हो चुका है, अब आगे क्या करना है। उस आदमी की बात सुन दीनानाथ कुटिलता से मुस्कुरा उठा। उसने शराब का गिलास हाथ में लेते हुए कहा, बहुत बढ़िया, आज मेरी जीत होगी। जाओ, जाकर देखो, सब सही होना चाहिए। आदमी दीनानाथ की बात सुनो, हाँ में सिर हिलाता हुआ वहां से चला जाता है। तूने मेरी जिंदगी खराब कर दी है नव्या। मेरा परिवार, मेरा अभिमान, विवान, जो मुझे अपना सब मानता था, तूने उसे ही मुझसे दूर कर दिया। सालों पहले तेरी माँ ने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी और अब तुमने। लेकिन इस बार फैसला भी मेरा होगा और मौत भी तेरी। यह कहते ही दीनानाथ गुस्से से भर उठा। रात के 9 बज चुके थे। एक कमरे में नव्या आती है। वहाँ काफी अंधेरा था। उसने जैसे ही अंदर कदम रखा कि दीनानाथ बोले, आई एम इम्प्रेस्ड। तुम तो वक्त की पाबंद हो बहू रानी। बहुत खुशी हुई मुझे। तुम मेरे लिए अपने विवान से कर ले अपनी आखिरी इच्छा पूरी। तो अब तैयार हो मेरे साथ जाने के लिए। देख लो अपने विवान और अपने परिवार को एक बार, क्योंकि उसके बाद तो यह तुम्हें कभी नसीब नहीं होने वाले। तुमने मेरा मुझसे सब कुछ छीना था ना, आज मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा। बहुत प्यार करती हूँ ना अपने परिवार से। इसी प्यार परिवार को देखने के लिए तरस जाओगी। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें, पता था कि तुम्हारे विवान को मैं कुछ नहीं होने दूंगा, तब भी आ गई अपनी जान को खेलना। हाँ, मुझे उसे थोड़ी सी चोट देनी पड़ी, पर कहते हैं ना, छोटी छोटी चोट इंसान को मजबूत बना देती है। बुरा लग रहा है तुम्हारी बेटी अपनी माँ को कभी नहीं देख पाएगी। यह कहते हुए दीनानाथ की आंखों में गुस्सा और चमक साफ नजर आ रही थी। नव्या खामोशी से दीनानाथ की बात सुन रही थी। उसे इस तरह देख दीनानाथ ने अपने आदमियों से कहा, गाड़ियां तैयार करो, हम अभी निकलेंगे। सबने हाँ किया और वह लोग गाड़ी लेने चले गए। असल में नव्या जानती थी कि वह विवान को नहीं ढूंढेगा, क्योंकि इतना उसे भी पता था कि दीनानाथ की दुश्मनी नव्या से थी। साथ ही अंकुश और सौभाग्य को उसने पहले ही भेज दिया था। दीनानाथ आगे बढ़ने लगा कि तभी आवाज आई, क्या मिला और क्या मिलेगा मुझे अगर आप विवान से दूर कर देंगे तो क्या पालेंगे आप, भरोसा पालेंगे या विश्वास। पर पर है क्या पानी में कहीं भी, पर है क्या मैं कहीं भी रहूं, विवान को आप मुझसे कभी दूर नहीं कर पाएंगे। बहुत कोशिश की थी आपने, क्या हुआ, मैंने ढूंढ लिया उसे। और क्या कहा आपने, प्यार प्यार करते हैं आप विवान से। कैसा प्यार है आपका जो उसे ही आप तकलीफ दे रहे हैं। कभी सोचा है आपने उस पर क्या बीती है। नहीं, आप सोच ही नहीं सकते, क्योंकि आप प्यार नहीं, सिर्फ नफरत होती है, नफरत। आजा, नफरत होती है ना वहाँ, नफरत होती है ना वहाँ, प्यार का कोई वजूद नहीं है। विवान ने अपने माँ के बाद आपको दर्जा दिया, आपको अपना सब कुछ माना, और आपने ही उनका सब कुछ छीन लिया, मान लिया। और क्या बात आपने मान लिया, और क्या बात आपने मेरी माँ के बारे में क्या कहा। आप मेरी माँ से प्यार करते थे। हाँ, प्यार करते थे ना, उनके साथ गलत करने का आपने सोचा। क्या आपसे प्यार नहीं करती थी, उन्हें पाने की जिद क्यों थी। प्यार था तो उन्हें खुश रहने देते, क्यों नहीं रहने दिया आप। प्यार कभी कर ही नहीं पाए आप। देखती हूँ कितना दूर कर सकते हैं आप मुझे। आपकी इच्छा है कि मैं मर जाऊँ तो यहीं से आज ही ये होगा। नव्या की बात सुन दीनानाथ हैरानी से उसे देखने लगा। नव्या अपनी जैकेट ओपन की और जैसे ही दीनानाथ की नज़र उस पर गई, उस वो उस वजह से वो कांप उठा। उसको इस तरह कांपते देख नव्या बोली, क्या हुआ, डर लग रहा है। तुम यही तो चाहते थे ना, तो यही होगा, लेकिन मेरे साथ साथ तुम भी मरोगे। जो जो तुमने किया है मेरी माँ के साथ, विवाह के साथ, विवान के साथ, उनके परिवार के साथ, उन सब का हिसाब तुम दोगे। तुमने मेरे अपनों को कितनी तकलीफ किया, उन सब का हिसाब देना होगा तुम्हें।
क्या लगा इतनी आसानी से तुम जो कहोगे मैं मान लूंगी? अपने देश के लिए अगर मैं जान ले सकती हूँ तो जान दे भी सकती हूँ। दीनानाथ बुरी तरह से डरते हुए बोला, यह क्या क्या कर रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तुम्हें मरना है? मरो, मुझे नहीं। वहां से भागने को वहां से वो भागने को हुआ। बाकी सभी कुछ लोग सामने आया। उन लोगों को अपने सामने आता देख दीनानाथ बुरी तरह से चौंक गया। उसने गुस्से में कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हटो यहाँ से, मुझे जाना है। पर उन लोगों ने दीनानाथ की बात नहीं सुनी। उन्हें अपनी तरह आता देख दीनानाथ जोर से बोला, बहरे हो क्या? मैंने कहा मुझे जाना है। उसके चेहरे से डर साफ झलक रहा था। उसे इस तरह डरते देख नव्या को जो उससे हंसने लगी, जोर से हंसने लगी। क्या हुआ ससुर जी? अभी तो आप कह रहे थे कि आप मुझे मारेंगे, अब मुझे लेकर जाएंगे, फिर अब आप अकेले कैसे कह रहे हो इच्छा? तो इसका मतलब आप यह सोच रहे हैं कि यह इतने सारे लोग आपकी क्यों नहीं सुन रहे हैं ना? तो पैसे तो दिए हैं, इसकी फिक्र आप मत कीजिए। वह सारे ना बहुत थक गए थे, तो मैंने सोचा कि उन्हें आराम दिया जाए। तो अब आप तो जानते हो ना मैं कितना सबका ख्याल रखती हूँ, तो बस उन्हें थोड़ा सा आराम दे दिया। फिक्र मत कीजिए, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकार उनकी अच्छे से ख्याल रखेगी। चलिए बैठिए, साथ में जाएंगे। तुम पागल हो गई हो? दीनानाथ ने गुस्से में कहा। नव्या का चेहरा गंभीर उठा। उसने कहा, और तुमने तुमने क्या किया? क्या कहा था? जिस दिन मेरे सामने आ जाओगे उस दिन मौत के लिए भीख मांगोगे। आज भी तुम्हारी इच्छा के साथ साथ मेरी हर एक इच्छा पूरी हो। मेरी बेटी को तकलीफ थी, मेरे पति को तकलीफ दी, मेरे भाई को तकलीफ दी, तो अब तुम्हें तकलीफ बहुत शौक है ना? तुम्हें मौत मौत खेलने का। आज से मौत का तांडव मैं करूंगी। मैंने गुस्से में भरकर कहा कि तभी विवान चीख उठा, नहीं नव्या! विवान की आवाज़ सुन नव्या चौंक उठी। वो बोली, विवान? विवान नव्या के पास आया। यह क्या करने जा रही थी आप? आपने सोच भी कैसे लिया? विवान ने गुस्से में कहा, आप यहाँ क्यों आए हैं? जाइए यहाँ से, नव्या ने गुस्से से कहा। कि तभी दीनानाथ जोर जोर से हंस पड़ा। विवान उसे देखने लगा। वाह नव्या वाह, मैंने तो सिर्फ तुम्हें ये करने को कहा था और तुमने कितना अच्छा किया। इस बार भी ले आई तुम मेरे बेटे को मेरे ही खिलाफ, लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बेटे, मैंने बहुत तुझे समझाने की कोशिश की लेकिन तू नहीं माना। मैं नहीं चाहता था कि तुझे कुछ हो, पर मैं ज़रूर तुझे याद करूंगा। दीनानाथ ने कुटिलता से कहा, एक बात तो सही की तूने बहू रानी, एक्टिंग बहुत अच्छी करती हो तुम। और जोर जोर से हंस पड़ा। मैं जान ले लूंगा आपकी, विवान ने दीनानाथ का कॉलर पकड़ते हुए कहा। पहले अपनी बीवी को बचा लो। और बहू रानी, तुम्हें क्या लगा तुम और तुम्हारे वो साथी मेरे अड्डे से किसी को भी ले जाएंगे और मुझे पता नहीं चलेगा? और वो कौन है? चलो छोड़ो, दिखाई देता हूँ, दीनानाथ ने कहा और ताली बजाई। कि तभी वहाँ किसी के आने की आहट हुई। नव्या विवान ने जैसे ही सामने देखा उसके होश उड़ गए। विवान भी समझ नहीं पा रहा था। दीनानाथ ने उन्हें ऐसे देखते हुए पाया तो बोला, अच्छा नहीं लगा मेरा सरप्राइज बहुरानी? पर देखो, मैंने तुम्हारे भाई और बेटी को नहीं रोका। उसकी बात सुन नव्या ने गुस्से में कहा, छोड़ दो उन्हें, इन्होंने कुछ नहीं किया है। नव्या को ऐसा करता देख विवान हैरानी से उसे देख रहा था। सामने कोई और नहीं, रागिनी और अतुल थे। उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि उन्हें कितना मारा गया है। तुमने तो बहुत ही कमाल कर दिया रागिनी, तुम जहाँ अच्छी वाली माँ बन गई। विवान की माँ, क्या बात है! मुझसे पहले मुझे जान गई। अब जब तुम अपने बेटे बहू सबसे मिल लो। हम साथ साथ हैं और मरना भी साथ साथ। और एक बात बताओ, मुझे थैंक यू बोलो, क्योंकि ऊपर जाकर तुम विवान की माँ से माफ़ी भी मांग सकती हो। बहुत गिल्ट है ना तुम्हें, तो तुम्हें मौका दे रहा हूँ कि मैं मिटा लो अपना यह मौका। और बिचवा रहा तो बेकार में ही मारा जाए, बेचारा तो बेकार में ही मारा जाए। चिंता मत करना अतुल, तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी लाश ना सही सलामत पहुंच जाएगी। तुम्हारी आखिरी इच्छा जरूर बता दूंगा और बुरी तरह से। तो यह लास्ट है तुम्हारा, बाय बाय एवरीवन। बंद करें, दीनानाथ अपने आदमियों से कहा और बटन दबा दिया। बटन दबते ही विवान ने देखा नव्या की बॉडी पर लगा बम एक्टिव हो गया। नव्या चीखते हुए विवान उसकी तरफ भागा कि नव्या ने अपना हाथ दिखाते हुए उसे रोक दिया। नहीं विवान, आप मेरे पास नहीं आएंगे। वो 2 कदम पीछे हो गई। पागल मत बनो नव्या, विवान गुस्से में बोला। नहीं विवान, आप नहीं आएंगे, आपको सबको बचाना है, हम किसी को कुछ नहीं होने दे सकते। विवान ने देखा 2 मिनट रह गए थे। उसने तुरंत अतुल को संभाला और इधर उधर देखा। वहां एक लकड़ी
थी उसने तुरंत अतुल को वहीं बैठाया और उसे खोलने लगा, पर जहाँ भी लकड़ी लगी हुई थी विवान ने पूरी कोशिश की, पर वो बहुत मजबूत थी। विवान गुस्से में अपना हाथ जोर से लकड़ी पर हाथ मारता कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। विवान ने सामने देखा तो रागनी थी। उसे देख विवान ने अपना हाथ खींच लिया। रागनी उसे देखकर बोली, इस वक्त एक बार साथ मिलकर कोशिश करें, शायद हम सब मिल पाए, हम सब निकाल पाए। मैंने बहुत गलत किया और इस बात को सही करना चाहती हूँ। एक बार विवान नव्य के लिए विवान रागनी की ओर देखने लगा। उसने अपने हाथ पीछे हटा लिए। रागनी हल्का सा मुस्कुरा उठी। इतनी जल्दी से इधर उधर देखा, पर ऐसा कुछ नहीं था जिससे वह उस खिड़की पर लगी लकड़ियों को खोल सकता है। विवान ने नव्या पर बंधा बम देखा। उसमें समय कम होता जा रहा था, पर नव्या का ध्यान उस ओर नहीं था। वो अतुल को संभाल रही थी। जैसे तैसे रागनी ने वो खिड़की खोल दी। विवान, नव्या जल्दी निकलो, रागनी ने कहा। नहीं, आपका निकलना जरूरी है। रागनी तुम जाओ अतुल के साथ। जाओ रागनी जाओ। ये क्या कह रहे हो? तुम्हें निकलना है, समय कम है। रागनी आगे बोलती कि नव्या ने जोर से कहा। ये ही तो मैं कह रही हूँ रागनी, तुम और अतुल निकलो। तुम ही हो जो दीनानाथ के हर गुनाह को जानती हो। तुमने तो सब देखा है, तुम सब जानती हो रागनी। अगर दीनानाथ आज बच गया तो उसका हर एक जुर्म बस जुर्म ही बन गया। कोई भी लड़की, कोई भी परिवार शायद ही अपने बड़ों पर विश्वास कर पाए। जाओ रागनी जाओ। नव्या ने उसे बाहर किया। रागनी और अतुल की आंखें नम हो गई। रागनी ने नव्या को सलूट किया। अतुल को लेकर जल्दी से भागी। नव्या ने देखा कि उसके पास समय नहीं, तो उसने कहा, विवान जाओ, आप जाओ। वो डरते हुए बोली, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं, और ना ही कुछ सुनूंगा। मैं बस बहुत हुआ। तुमने जो करना था कर लिया। अब मैं एक नहीं सुनूंगा। मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम्हें मरने नहीं दूंगा, चाहे कुछ हो जाए। विवान किसी भी तरह से बम को रिफ्यूज करने की कोशिश कर रहा था। जिस फील्ड में वो थे वहाँ इन सब से बखूबी जानते थे। विवान को ऐसे देख नव्या की आंखें नम हो गई। वक्त भी बीतता जा रहा था। नव्या ने तुरंत विवान को अपने से अलग किया और बोला, जाइए विवान, जाइए यहाँ से। हमारे लिए मत कोशिश कीजिए। उसका गला रूंध गया। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं विवान। हमारी बेटी का आपका ख्याल रखना। नव्या की तभी सुन। विवान ने नव्या की एक नहीं सुनी। धमाके की गूंजी, जिससे सुन राघव, जो बाहर बेहोशी की हालत में था, ये देख जोर से चीख उठा, विवान, नव्या। 2 महीने बाद। इसका दूध कहाँ है नीलम? एक रौबदार आवाज उस घर में गूंजी। उस आवाज को सुन नीलम, जो कि एक रसोई घर में दूध तैयार कर रही थी, उस आवाज को सुन उसके हाथ एक पल को कांप उठे। जी जी आई, नीलम ने डरते हुए कहा और दूध लेकर रसोई घर से बाहर आई। इतनी देर क्यों लग गई? कब से आवाज दे रही हूँ, उसने नीलम को डांटते हुए कहा। वो नीलम की आवाज ही बाहर नहीं आई तो उसने नीलम के हाथ से दूध लिया और अपनी गोदी में लेटी बच्ची को उसे देख रही थी, जो उसे ही देख रही थी, उसने मुस्कुराकर उसे देखा और दूध उसके मुंह में लगा दिया, जिससे वो बच्ची भी मुस्कुरा दी। शायद वो भी बहुत भूखी थी। उसे इस तरह वो भी हल्का सा मुस्कुरा उठी, जिससे देख नीलम एक पल को हैरान रह गई। पर जैसे ही उस औरत ने उसको देखा, नीलम डर के मारे वहाँ से खिसक गई। वो बच्ची मुस्कुरा रही थी। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वो उसे देख रही थी कि उस औरत को एक मुस्कान आ गई कि तभी किसी की आवाज़ आई, तुम यहाँ हो? मैं कब से तुम्हें फ़ोन कर रहा था। अंदर आते हुए अंकुश ने कहा, शायद कमरे में है, पता नहीं चला, नेहा ने बिना किसी भाव के कहा। मैं सब ले आया हूँ, अंकुश ने कहा। इतना कहकर वो एक बार फिर चुप हो गई। कहा, उसे इस तरह से देख अंकुश चुप हो गया। उसने कुछ देर बाद, नेहा तुम कब तक? वो आगे बोलता कि नेहा वहाँ से उठते हुए बोली, काम है बहुत, तुम रेडी हो जाए, मैं भी हो जाती हूँ। ये कहकर नेहा बच्ची को लेकर कमरे में चली गई। अंकुश उसे जाते हुए देखता रह गया। काम निपटाने के बाद अंकुश और नेहा घर से निकल पड़े। नेहा खामोश बैठी थी। 2 महीनों में अंकुश ने उसे हंसते हुए नहीं देखा था। कुछ इस तरह देखकर उसने कुछ नहीं कहा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। थोड़ी देर में गाड़ी रुकी। नेहा ने सामने देखा तो वह चौंक उठी। उसने एक नज़र अंकुश को देखा, तेरे सामने देखती हुई बोली। फिर वो सामने देखते हुए बोली, यह क्या है अंकुश, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अंकुश हल्का सा मुस्कुराया और गाड़ी से उतरकर नेहा के पास आया। उसने कहा, नेहा, मैं जानता हूँ कि इन 2 महीनों में तुम पर क्या बीती है, लेकिन आज मैं तुम्हें वह दिखाने
आया हूँ जिससे शायद इन 2 महीनों का दर्द मैं कम कर सकूँ। नेहा उसे देखती रहती समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। नेहा को इस तरह देखकर अंकुश ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया और कहा चलें। नेहा ने उसे देखा और अपना हाथ उसे दे दिया। अंकुश मुस्कुरा उठा। यहाँ पर कौन है अंकुश, यह तो बताओ, किसी को कुछ हुआ है यहाँ? यहाँ से चेहरे परेशान के भाव उतर आए थे। तुम तो ठीक हो ना, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ? उसने अंकुश को इधर उधर देखते हुए कहा। हाँ नेहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि आज मैं तुम्हें किसी से मिलवाने लाया हूँ। चलो मेरे साथ। अंकुश ने उसका हाथ पकड़ा और एक कमरे की ओर बढ़ गया। नेहा को समझ नहीं आ रहा था, पर उसने अब कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ चली कि वह दोनों एक कमरे के सामने आए। अंकुश ने अब नेहा को देखा और उसे अंदर जाने का इशारा किया। नेहा ने अंकुश को देखा और फिर दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही उसकी नज़र सामने पड़ी, वो हैरान रह गई कि उसकी आंखों से आंसू बह निकले। सामने खड़ा शख्स भी उसे देख मुस्कुरा उठा। नेहा के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो धीरे धीरे उसके पास आई और कहा, नव्या। नव्या मुस्कुरा उठी। उसने तुरंत नेहा को गले लगा लिया और कहा, कैसी हो तुम? ठीक तो हो ना? बिल्कुल ही बदल गई यार, इतनी सीरियस कैसे हो गई? मेरी नेहा तो बहुत चुलबुली थी, ऐसी तो नहीं थी। वो नेहा के मुंह से कुछ निकल ही नहीं पा रहा था। सही में उसका रिश्ता अलग ही था नव्या से कि तभी एक और आवाज़ आई। यह तो बिल्कुल सही कहा ना नव्या आपने, मेरी नेहा तो चुलबुली ही अच्छी है। सबने देखा तो सामने विवान था। उसे देख नेहा हैरानी से देखने लगी। विवान ने उसे गले लगा लिया। नव्या मुस्कुरा दी। आप जिंदा? उसने बहुत मुश्किल से कहा कि अंकुश अंदर आते हुए बोला, हाँ ये दोनों जिंदा हैं और बिल्कुल ठीक है। नेहा उसे देखने लगी। हाँ नेहा, मैं और विवान सही हैं। आई एम सॉरी कि हमने तुम्हें ये बात नहीं बताई, क्योंकि अगर हम ये बात बता देते कि मैं ज़िंदा हूँ तो शायद हम कभी उसे नहीं पकड़ पाते, इसलिए हमें ये सब करना पड़ा। और इसमें हमारी सबसे बड़ी मदद की इन्होंने। नव्या ने दरवाजे की ओर इशारा किया तो सामने अतुल और रागनी खड़े थे। नेहा हैरानी से बोली, रागनी? हाँ रागिनी, नेहा, विवान ने कहा और नव्या विवान एक दूसरे को देखने लगे। 2 महीने पहले नव्या, विवान, राघव जोर से चीख उठा। घर बुरी तरह से जल चुका था। राघव की आंखों से आंसू बह निकले कि तभी किसी की खांसने की आवाज़ आई। राघव एकदम से चौंक गया। उसने उस ओर देखा तो उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सामने नव्या और विवान जमीन पर गिरे हुए थे। राघव उसकी ओर भागा। विवान, नव्या, वो उन्हें उठाते हुए बोला, पर दोनों ही बोलने की हालत में नहीं थे। राघव ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उसने जल्दी से गाड़ी ली और विवान नव्या को जैसे तैसे लेकर वो हॉस्पिटल निकल गया। जल्दी चलो कोई, तेरे पास टाइम नहीं है, दीनानाथ अपने आदमियों से कहा और एयरपोर्ट की ओर चल पड़ा। उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। और हो भी क्यों ना, उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन को आज मार डाला था। वह एयरपोर्ट पर पहुंचा और जैसे ही अंदर जाने को हुआ, सामने चल रही टीवी न्यूज़ देखकर उसके चेहरे की कुटिलता और बढ़ गई। सामने साफ आ रहा था दिल्ली की मशहूर बिजनेसमैन और जाने माने वकील विवान कपूर और उनकी पत्नी का हुआ देहांत। डीएसपी अंकुश राय गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। वजह धमाका बताया जा रहा है। माफ़ करना बच्चे, मुझे तुझे दूर करना पड़ा, पर क्या करता, तू फ़ोन ही नहीं रहा था। पर अगली बार मैं तुझे ज़रूर मिलूंगा। यह कहकर जैसे ही दीनानाथ उठा, सामने से किसी ने कहा, इतनी भी जल्दी कहाँ है दीनानाथ, थोड़ा वक्त दो, हम भी तुम्हारी खातिरदारी करेंगे। दीनानाथ ने जैसे ही मुड़ कर देखा, सामने अतुल और रागनी खड़े थे। उन्हें देख दीनानाथ के होश उड़ा। तुम जिंदा हो, इसका मतलब वह दोनों भी? दीनानाथ कहते कहते गुस्से से भर उठा। इतना गुस्सा नहीं करते, आपको तो बहुत कुछ देखना है अभी, अतुल ने कहा। पकड़ लो। जैसे लोगों ने उसे पकड़ना चाहा, दीनानाथ ने रागिनी को पकड़ा और अपनी ओर खींच लिया। अगर किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया तो मैं इसे मार दूंगा। रागिनी के सिर पर बंदूक देख अतुल थोड़ा डरा, फिर उसने कहा, चला, एक गोली तेरी चलेगी और उसके बाद मेरे लोग तेरे पर इतनी गोलियां बरसाएंगे कि तू सोच भी नहीं पाएगा। और एक बात, रागिनी मैम को तूने इसमें लाकर बड़ी गलती कर दी। अतुल की बात सुन रागिनी उसे हैरानी से देखने लगी। अतुल आगे बढ़ने लगा। उसे देख दीनानाथ घबराहट से बोला, मैं मार दूंगा अतुल। पर अतुल नहीं रुका। जैसे ही दीनानाथ बंदूक चलानी चाही, अतुल ने रागिनी को खींचा। यह सब इतनी जल्दी में हुआ कि गोली चल गई और
तब और सन्नाटा पसर चुका था। रागिनी ने देखा तो वह चीख उठी। गोली अतुल को लगी थी। अतुल! गोली शायद अतुल के कंधे को छू के निकली थी। सब लोगों ने दीनानाथ को पकड़ लिया। इससे पहले कि वह कुछ करता, रागिनी के लोगों ने उसे पकड़ लिया। ले जाओ। मन तो कर रहा है कि अभी के अभी किसी ने बता तो, पर तुझे तेरी सजा देने वाला आने वाला है। दीनानाथ चीखता चिल्लाता रहा, पर उसकी एक न सुनी। बेहोशी से वहीं गिरने लगा कि रागिनी ने संभाला। अतुल, होश में आओ। यह क्या किया तूने? क्या जरूरत है तुम्हें बीच में आने की? रागिनी रोते हुए और गुस्से में बोल रही थी। अतुल उसे देखकर मुस्कुरा उठा। उसने कहा, आपसे एक बात कहनी है, फिर पता नहीं वक्त मिले ना मिले, पर कहना चाहता हूँ। उसके बाद रागिनी ने उसे गुस्से में कहा, क्या बकवास है? तुम्हें कुछ नहीं होगा। आज क्या वक्त नहीं होगा? बढ़िया है, बता रही हूँ मैं। इस पर तुम्हारी आधी से ज़्यादा सैलरी काट लूँगी अगर ज़्यादा बकवास की। थोड़े गुस्से में रागिनी बोली। अतुल ने कहा, काट देना मैम, पर मैं तब भी कहूँगा, इसलिए धीरे से कहा, आई लव यू मैम, और बेहोश हो गए। रागिनी जोर से चीख उठी। करीब 1 घंटे बाद अतुल को होश आया तो उसने देखा कि वह हॉस्पिटल में था। उसने उठने की कोशिश की, पर कंधे में लगी चोट की वजह से वह उठ नहीं पाया। उसने इधर उधर देखा तो सामने रागिनी खड़ी थी। गुस्से से उसे इस तरह देखना अतुल को सब याद आ गया। उसने मन ही मन कहा, मर गया आज तो देखना, मैं आज तुझे कच्चा चबा जाएंगी। अतुल ने मासूम सा चेहरा बनाया और वापस आंखें बंद कर लेट गया। ये नाटक ना तुम मेरे सामने मत करो अतुल। रागिनी की आवाज़ में गुस्सा था, पर अतुल कुछ भी नहीं बोला। रागिनी उसके पास आई और बोली, अतुल। रागिनी की तेज आवाज़ सुन अतुल एकदम से उठ गया। रागिनी उसे बहुत ही गुस्से में देख रही थी। उसने उसे एक पेपर दिया। अतुल ने उस पेपर को देखा तो देखा रागिनी की तरफ देखने लगा। रागिनी अतुल को खुद को देखते हुए वहीं बैठ चुकी थी। अतुल ने कहा, नव्या मैम और विवान सर, पहले इस पेपर को देखो। रागिनी ने अतुल की बात बीच में काटते हुए कहा। अतुल हल्का सा मुस्कुराया और कहा, जानता हूँ मैम, इसमें क्या होगा? मेरा रिज़ाइन लेटर है ना? अतुल की बात सुन रागिनी उसे देखने लगी। अतुल ने अपनी बात जारी रखी, हाँ मैम, यह मेरा रिज़ाइन लेटर है, क्योंकि मैंने जो कहा उससे आपको बुरा लगा, पर एक बात कहूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ और यह बात सच है। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये कहने के बाद आप मेरी हड्डियों को तोड़ भी सकती हैं, इसलिए मैं यहाँ आपको कह रहा हूँ, लेकिन आई लव यू मैम। क्या करूँ, आपके गुस्से की इतनी आदत हो जाएगी, मैंने सोचा नहीं था। और आप मेरे से करो या ना करो प्यार, मैं तो करूँगा, क्योंकि अब तो मैं आपका एम्प्लॉय भी नहीं रहा, तो अब तो मैं आपसे कह ही सकता हूँ। आप ये बिल्कुल मत सोचना कि जो भी वजह है आपकी, उससे मुझे फ़र्क पड़ेगा। प्यार में फ़र्क नहीं पड़ता। प्यार अगर एक बार हो जाए तो बस हो जाता है, और मुझे हो चुका है आपसे। अतुल की बात सुन रागिनी उससे ही देखे जा रही थी कि तभी उसने हल्का सा मारा, जिससे अतुल की आह निकल गई। रागिनी ने कहा, तुम पागल हो, बिल्कुल पागल। अगर क्या ज़रूरत है बीच में आने की? बड़ा शौक चढ़ा है तुम्हें गोली खाने का? इतनी खानी थी ना, दवाइयों की गोलियां खा लेते अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। मेरा यह कहते कहते रागिनी रुक गई कि उसकी आंखों में नमी उतर आई। तुमने जो इस तरह से देखा तो हैरान उसने अतुल ने इस तरह से देखा तो हैरान रही। फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अतुल को मुस्कुराता हुआ देख रागिनी और चढ़ गई। वह जाने लगी कि तुमने उसने रागिनी का हाथ पकड़ा और अपने सीने से लगाते हुए कहा, अब मुझे कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। आई एम सॉरी, आपको हर्ट नहीं करना चाहता था। आपको कुछ हो जाए उससे पहले मैं हर किसी से लड़ जाऊंगा। रागिनी उसे ही देखने लगी। अतुल ने उसका हाथ छोड़ दिया। अतुल ने वो पेपर्स पर साइन करने के लिए जैसे खोले तो वो हैरान रह गया। एक बार पेपर को देखता तो कभी रागिनी को। इधर दिल्ली में जब नेहा को पता चला अंकुश के बारे में तो वह तुरंत गोवा गई। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। जैसे हॉस्पिटल आई, नर्स से पूछकर अंकुश के कमरे में गई। जैसे ही उसने कदम रखे वहां अंकुश को भी बेहोश देख लड़खड़ा गई कि नर्स ने उसे संभाल के मैम। पर नेहा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह धीरे धीरे अंकुश के पास गई और उससे बोली, अंकुश देखो तुम्हारी डैडी आ गई है, देखो ना। पर दवाइयों के असर से अंकुश बेहोश था। नर्स ने उसे संभाला। नर्स को देख नेहा ने कहा, इसके संग छोटी बच्ची भी थी ना, वह कहाँ है? बार बार सौभाग्य के बारे में पूछ रही थी। नर्स ने जब बच्चे के बारे में सुना तो वह चुप हो गई। नर्स को इस तरह होता देख उसने जोर से कहा, मैंने पूछा बच्ची कहाँ है? नर्स कुछ बोलती कि नेहा
को अब अंकुश को होश में आ चुका था थोड़ा थोड़ा। उसे इस तरह देख उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे। अंकुश तुम ठीक हो? वो उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। अंकुश के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसे मुस्कुराता हुआ देख नेहा ने गुस्से में कहा, तुम न पिट जाओगे मेरे से, बता रही हूँ। कोई डीएसपी हो या कोई भी बात मार पड़ने वाली है तुम्हें। माना कि तुम पुलिस ऑफिसर हो, पर यह जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, पिटने वाली हैं। पर अगर तुम इस बेड पर नेम ऑफ देना तो तुम्हें मैं ठीक ठोक देती। कैसे लगे इस तरह के ले जाने को? मेरा एक बार भी नहीं सोचा तुमने? तुम तो सोचते ही नहीं। बात मत करना मेरे से। नेहा उसे डांट भी रही थी और प्यार भी कर रही थी। नेहा को ऐसा करता देख अंकुश के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने इशारे से नेहा को थोड़ा झुकने को कहा। तू नेहा उसके पास थोड़ा झुकी। अंकुश ने धीरे से कहा, अब तो फायदा है ना मेरा, इस बहाने तुम मेरे पास तो रहोगी डैडी। अंकुश की बात सुन नेहा ने उसे घूरते हुए देखा और फिर उसके गले लग गई। अंकुश ने भी उसे धीरे से गले लगा लिया। आखिर इतने वक्त बाद दोनों साथ में थे। यह बात तो भी जानता था कि नेहा के लिए इतना सब कुछ झेलना आसान नहीं था कि तभी कमरे में विक्रम आया। उसने कहा, मैं गलत टाइम पर आ गया, सॉरी। उसकी आवाज़ सुनकर नेहा अंकुश से अलग हुई। अंकुश ने विक्रांत को देखा तो कहा, आप? हेलो मिस्टर अंकुश, कैसे हैं आप? आप सच में बहुत बहादुर हैं डीएसपी जो शहरे। पर एक बात तो है, डीएसपी भी डरते हैं अपनी बीवी से। उसके बाद सुन नेहा झेप गई। थैंक यू मिस्टर विक्रांत, आपने मेरी वाइफ की जान बचाई। अगर इन्हें कुछ हो जाता तो मैं वैसे ही मर जाता। पर आपको कैसे पता चला कि नेहा मुसीबत में है? और नव्या सौभाग्य वहाँ कैसे पहुँची? नव्या? विवान का जिक्र सुनते ही नेहा एकदम से बोली, अंकुश सौभाग्य कहाँ है? और नव्या वह कहाँ है? भाई तो मिशन पर गए थे। फिर यह सब और यह किया किसने? कहाँ है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा नव्या, कुछ नहीं आ रहा। नेहा एकदम से परेशान होते हुए बोली, वह लोग सौभाग्य को ले गए थे। कहाँ है? अंकुश मुझे बताओ ना, सौभाग्य कहाँ है? सर, नव्या ने मुझे और सौभाग्य को वहाँ से निकलवा दिया था। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। मैं यहाँ कैसे पहुँचा, कौन लाया मुझे? अंकुश की बात सुन विक्रांत ने कहा, सर आपकी वाइफ और सौभाग्य दोनों को किडनैप दीनानाथ ने किया था। और आपके किडनैप होने के बाद आपकी वाइफ को जब कॉल आया था तो वह भी दीनानाथ का ही था। हैरानी से नेहा ने कहा, दीनानाथ? जी। और जब हमको यह बात पता चली कि आप और विवान गोवा में हैं तो मैं और नव्या वहाँ के लिए निकल पड़े। रास्ते में नव्या को फ़ोन आया जिससे वह परेशान हो गई थी और उन्होंने मुझे बताया कि जैसा एनजीओ में नेहा काम करती है वहाँ पर कुछ लोग घुस आए हैं, इसलिए मैं सीधे एनजीओ आ गया। जब तक मैं वहाँ पहुँचा तब तक लोग आपकी वाइफ और सौभाग्य को ले जा चुके थे। नव्या शायद जानती थी, इसलिए उन्होंने पहले ही कुछ सोच रखा था और उन्हीं की वजह से हम आपकी वाइफ को ढूंढ पाए। पर तब तक वह सौभाग्य को ले जा चुके थे और जब हमें पता चला वह गोवा में है तो मैंने नव्या को यह बात बताई। पर नव्या है कहाँ? अंकुश अब बेचैन हो उठा। विक्रांत उसकी बेचैनी देखते हुए बोला, सर आपको लाने वाली रागिनी जी और अतुल्य हैं। उन्होंने ही आपको एडमिट कराया है और आगे का वही जान सकती हैं। मैं भी उन्हीं के पास जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता विवान और नव्या कहाँ है, बस मुझे इतनी अपडेट मिली थी कि आप यहाँ हैं तो मैं आपकी वाइफ को लेकर यहाँ आ गया। विक्रांत की बात सुन नेहा और अंकुश हैरानी से उसे देखने लगे। प्रेजेंट? हाँ, विक्रांत ने मुझे यह बात बताई थी और उस वक्त मुझे यकीन नहीं हुआ था कि रागिनी ने तुम्हें बचाया। पर उन्होंने तो कहा था कि तुम दोनों और सौभाग्य। बोलते बोलते नेहा चुप हो गई। वहीं नव्या शांत हो चुकी थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मैं और विवान जिंदा थे। यह बात भाई भी नहीं जानते थे। बाद में उन्हें पता चला क्योंकि दीनानाथ ही नहीं, उससे कई लोग जुड़े थे जो इस देश में मानव तस्करी करते थे। लड़कियों को बेचना, खरीदना, बच्चे दवाइयों की गलत सप्लीमेंट्री भीख मंगवाना और न जाने क्या क्या। इसलिए राघव ने मुझे और विवान को हॉस्पिटल लाने के बाद हमने यह तय किया कि हम सामने नहीं आएंगे, क्योंकि अगर हम तुम्हारे सामने आ जाते तो यह दुनिया के सामने आ जाते तो शायद वो लोग अलर्ट हो जाते। और एक बात, फिर यह इतना बड़ा रॉकेट हम नहीं बंद कर पाते। जब भाई को यह बात पता चली कि मैं और विवान जिंदा है तो यह बताना चाहते थे घर में। मैंने मना कर दिया। इसमें सबसे बड़ा मदद हमारी रागिनी ने ही की। अगर वह हमें सही समय पर भैया या विवान के बारे में नहीं बताती तो मैं उन तक कभी पहुंच नहीं पाती। पर तुम लोग थे कहाँ और राघव को कैसे नहीं पता चला?
वही तो तुम लोगों को हॉस्पिटल लाया था ना। अंकुश को यह सब कब पता चला? और तू आज यहाँ क्या कर रही है? नेहा ने कई सारे सवाल एक साथ कर डाले, जिसे सुनकर अंकुश मुंह बनाते हुए बोला, वाह, अभी तो मेरे से बोल भी नहीं रही थी और अब इतने सारे सवाल एक साथ। मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं जा रहा हूँ। उसकी नौटंकी देख कर नेहा ने उसे घूरते हुए कहा, यह ना सजा है तुम्हारी। तुमने मुझे नहीं बताया था ना कि भाई और नव्या जिंदा है। मैं कितना परेशान हुई थी, कितना रोई थी, लेकिन तुम मुझे एक बार भी नहीं बताया तुमने, इसलिए तुमसे मैं बात नहीं करूंगी। नेहा ने अंकुश को सुनाते हुए कहा तो उसका मुंह बन गया और वह मासूमियत से बोला, क्या विवान तेरी वजह से मैं फंस गया। कोई तो बचाओ मुझे। उसकी नौटंकी देख सब हल्का सा मुस्कुरा दिए कि विवान नेहा को गले लगाया और कहा, आई एम सॉरी नेहा, पर हम नहीं बता सकते थे। उसकी बात सुन नेहा ने कहा, भाई मैं समझती हूँ, अब आप आ गए हो ना, अब सब सही है, पर मैं इन्हें माफ़ नहीं करने वाली। उसने अंकुश को घूरते हुए कहा तो अंकुश ने अपना सिर पीट लिया। भाई बहनों का भरत मिलाप हो गया हो तो आगे बताओ, कहाँ थे तुम लोग, वरना यह भी ना जाने मुझे भी नहीं सोने देगी। अंकुश ने कहा। विवान ने कहना शुरू किया, फ्लैश बैक, मुझे होश आया, तुम हॉस्पिटल में थे। जैसे जैसे मुझे होश आता गया, एक बार फिर नव्या के शरीर पर लगा बम मुझे याद आ गया। मैं वहाँ से उठने लगा, मुझे बस नव्या से मिलना था, पर चोटिल होने की वजह से मैं चल नहीं पा रहा था कि डॉक्टर ने मुझे पकड़ा, पर मुझे बस नव्या से मिलना था। मुझे जाने दो, मुझे नव्या से मिलना है, जाने दो। विवान ने डॉक्टर को धक्का दिया और सीधे नव्या के कमरे में जाने लगा, पैर तक आने तक, लेकिन उसे अपनी परवाह नहीं थी। विवान जैसे तैसे करके नव्या के कमरे तक आया। उसने जैसे ही नव्या को देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नव्या को काफ़ी चोटें आई थी। विवान कमरे में अंदर आ गया। उसे उस हालत में देख विवान जोर जोर से चीख उठा, उठो ना, उठो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, उठो ना, आपको उठना होगा। उसकी चीख सुन श्रवण वहाँ आ गया। उसे पता चल चुका था। उसने विवान को संभाला। विवान, भाभी बेहोश है। श्रवण ने हाँ में गर्दन हिलाई। विवान उसे देखने लगा। उसने फिर से नव्या को देखा और धीरे से उसके पास आया। उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। उसके सिर पर हाथ फेरा और एक बार फिर उसे वही सब याद आने लगा। दीनानाथ धोखा, दीनानाथ का दिया धोखा उसकी आंखों के सामने चलने लगा। आंखें एकदम लाल हो उठी, मुट्ठी कस गई। श्रवण, दीनानाथ कहाँ है? विवान की आवाज़ में गुस्सा साफ झलक रहा था। उसे रागिनी के लोगों ने पकड़ लिया है, मैंने पता करवाया है। वह यहाँ से भागने वाला था, पर रागिनी अतुल ने उसे पकड़ लिया। उसने अतुल पर भी गोली चलाई है। और सौभाग्य, यह कहते कहते श्रवण चुप हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सौभाग्य का नाम सुनकर विवान ने कहा, क्या हुआ मेरी बेटी को श्रवण, क्या हुआ? इस पर विवान जोर से बोल उठा। जब तक सौभाग्य हॉस्पिटल पहुंची तब तक उसकी इससे आगे श्रवण नहीं कह पाया। विवान श्रवण की बात सुन वहीं गिर पड़ा। श्रवण ने उसे संभाला। विवान, संभाल खुद को, इस वक्त भाभी को तेरी ज़रूरत है, खुद को संभाल विवान। उसने नव्या को देखा तो बेहोश थी और कहा, कैसे संभालूं श्रवण, कैसे? उसने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया। एक बार फिर उसने मेरा अपना मुझसे छीना है। इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। कैसे बताऊं मैं अपनी नव्या को कि उसकी बेटी नहीं? इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर विवान गुस्से में उठा और कमरे से बाहर निकल गया। श्रवण ने उसे देखा तो वो उसके पीछे भागा। तो दोस्तों, अब क्या होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने, जो बहुत ही जल्दी चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।